Are you comfortable now? Yes, sir. Can you see us? Sorry, sir, I can't see you. You can't see you totally, but you Yes, can yes, but partially I can visualize something. partially you can visualize. Nice. Thanks. Okay. So what's your name? Can you introduce yourself? सर मेरा नाम रवि राज है। मैंने अपनी स्कूलिंग दयाल पब्लिक स्कूल से 2015 में पूरी की है, जबकि मैंने अपना ग्रेजुएशन सीताराम साहू कॉलेज नवादा से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी पेपर सब्सिडरी पेपर्स के साथ 2020 में पूरा किया था। सर, ऑप्टिमिस्टिक रहना, क्यूरियस होना, कंपैशनेट होना और हार्ड वर्किंग होना मेरे व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलू हैं और शेर सुनना मेरी हॉबी है, जबकि समाज के वंचित वर्ग के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने में अधिक से अधिक योगदान देना मेरी महत्वाकांक्षा। बढ़िया। सर्विस प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं आपके? फर्स्ट पे सर्विस क्या प्रेफरेंस रखा है सर आपने? फर्स्ट पे मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को रखा है। उसके बाद सर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स, एंड सर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम एंड एक्साइज, एंड सर देन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। ये मेरे फर्स्ट 4 प्रायोरिटीज है। उसके बाद सर मैंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज इस तरह से आगे रखा है। ओके। अभी आपने शायद न्यूज़पेपर में सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुआ अमेरिका में। सर जयशंकर गए थे, हमारे एस जयशंकर जी, है ना? यस सर। तो वो मीट ट्रंप के प्रशासन में राष्ट्रपति बनते ही कराना, ट्रंप द्वारा अमेरिका में क्वाड के चारों विदेश मंत्रियों को बुला के, इस बात का रणनीतिक महत्व क्या है इस पूरे विश्व राजनीति में? सर जिस तरह से विगत कुछ वर्षों के दौरान चीन का उभार हुआ है और एक वर्ल्ड सुपर पावर के रूप में यूएसए को चीन के द्वारा सशक्त चुनौती दी जा रही है, तो सर ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी क्वाड को लेके बहुत ज़्यादा टेंटेटिव थे और उन्होंने इस दिशा में क्वाड को सक्रिय करने की बहुत कोशिश की थी और बहुत आगे तक उन्होंने क्वाड को लीड करने की कोशिश की थी। तो सर अभी के टाइम में चीन पर इसी रणनीतिक बढ़त को बनाए रखने के दृष्टि से और चीन के संबंध में उनकी जो पूर्व की नीति रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए सर उन्होंने क्वाड के संबंध में एक कदम उठाया। अच्छा, ठीक है। क्वाड में क्या रणनीतिक प्रस्ताव लिए गए हैं अब तक, या इस बार के क्वाड में एक दो रणनीतिक प्रस्तावों को जो क्वाड ने लिए हैं, कदम उठाए हैं, आपको याद आ रहे हैं? कुछ बता सकते हैं? सर क्वाड के द्वारा फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को लेकर के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसमें सर कुछ तो सामरिक दृष्टि से है कि सारे देश अभी मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइज, जो भी क्वाड के सदस्य देश हैं। फिर सर अगर मानवीय पक्ष की तरफ देखें तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान वैक्सीन के सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने की दिशा में आपसी सहयोग की बात की गई थी। सर उसके बाद क्वाड के द्वारा ये भी नीति अपनाई जा रही है कि जो भी और भी समान विचारधारा से प्रभावित देश हैं उनके साथ सहयोग को बढ़ाया जाए। फिर सर सेमीकंडक्टर को लेकर के सप्लाई चेन रेजिलिएंट बनाने की दिशा में इनके द्वारा कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं। अच्छा, फिजिकल डिसेबिलिटी एक चैलेंजिंग विषय है हर एक इंसान के लिए। अगर प्रशासन में आप जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इस चीज को लेके जो सामाजिक अलगाव है वो खत्म हो जाएगा, वो तो वैसे रहेगा। तो आप कैसे इस संवेदनशीलता को, इस चीज को आप फेस करेंगे कि आप बिना अपनी प्रशासनिक दक्षता को कम किए और रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं उनको लेते हुए, तो क्या इस चीज को करने के लिए आप मतलब कैसे तैयारी करके आते हैं या आए हैं? सर अभी तक तो मैंने जो अपने क्षेत्र में काम किया है तो निश्चित रूप से सर बहुत सारी चुनौतियां आती है और सामाजिक वर्जनाओं का भी सामना करना पड़ता है, पर एट द सेम टाइम ये भी देखने को मिलता है सर कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जो इसको एज अ चैलेंज लेता है, एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ना लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड में देखता है कि डिसेबिलिटी या डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद एक इंसान कुछ भी कर सकता है सर। तो समाज के द्वारा ही एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सहयोग भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है सर कि प्रशासन में मुझे बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासनिक कार्य के लिए सर जो हमारी आंखों की दृष्टि है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मानसिक स्थिरता, मानसिक सशक्तता और दृष्टिकोण की जरूरत होता है। और सर अभी मैंने दूसरे एग्जाम्स में भी ये देखा है कि मेरा जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी अच्छा रहा है
और उसको लेकर के जो समाज की प्रतिक्रिया रही है वो मेरे प्रति बहुत सकारात्मक रही है। तो सर अगेन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना ठीक है, तो हम क्या और नया नियम या नया सुधार कर सकते हैं ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर समाज में ऐसे चीज़ें हैं उसको और अधिक अवसर मिल सके अपनी पहचान बनाने का? सबसे पहले तो जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं शुरू की गई है, चाहे वो 1972 का आईईडीसी हो या फिर 2009 में जो उसे आईईडीसीएसएस में कन्वर्ट किया गया हो, या आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 का वो एक्सेसिबल इंडिया कार्यक्रम हो, तो सर इन्हें हमें बहुत अच्छे से कार्यान्वित करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक ये सर पेपर्स पे ज़्यादा है कंपेयर टू एग्जीक्यूशन। और दूसरा सर कि अगर समाज में जागरूकता फैलाया जाता है, लोगों की चेतना को जागृत कर दी जाती है, और ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है डिस्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड, तो सर इससे लोगों के सोच के स्तर पर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन होता है। फिर सर अगर जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उन्हें हम डिजिटल टूल्स का पर्याप्त ट्रेनिंग देते हैं और दूसरे तरीके से उन्हें स्किल अप करते हैं, तो आई थिंक सर इससे बहुत बड़े स्तर पर समस्या का समाधान हो सकता है और चीज़ों में परिवर्तन आ सकता है। अच्छा, ठीक है, मेरी तरफ से लास्ट प्रश्न है आपसे। डिसेबिलिटी कई तरह की हो सकती है, बट एक बहुत ही एक सिंपल मतलब तार्किक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ। डिसेबिलिटी सामाजिक और आर्थिक है या प्राकृतिक है? आप किस क्षेत्र में किस तरफ जाके ये प्राकृतिक ही होता है या ये सोशल एजुकेशन इकोनॉमिक है? आई मीन अमीर देश में होते तो शायद हम ऐसे नहीं होते। सर ये कुछ हद तक तो प्राकृतिक होता है, पर सर उसको समाज और अर्थव्यवस्था के द्वारा ज़्यादा गंभीर बनाया जाता है। तो सर मेरा मानना है कि नेचुरल डिसेबिलिटी की तुलना में सोशल एंड इकोनॉमिक जो डिसेबिलिटी होती है वो ज़्यादा गंभीर होती है। क्या विज्ञान के जमाने में कोई नेचुरल डिसेबिलिटी हो सकता है? सर विज्ञान निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुका है, पर सर अभी भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक उस पे विज्ञान को पूरी सफलता नहीं मिली है। बट सर होपफुली कि जिस तरह से विज्ञान की प्रगति हो रही है, इस दिशा में नए नवाचार हो रहे हैं, तो सर आने वाले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में सर प्राकृतिक डिसेबिलिटी में बहुत ड्रास्टिक कमी आएगी। अच्छा, न्यूरालिंक सुना है आपने सर कब? क्या है ये? सर न्यूरालिंक एक एलोन मस्क की एक कंपनी है, उसके द्वारा सर बहुत सारे डिसेबिलिटी को डेडिकेटेड होके या नर्वस सिस्टम पे बेस्ड बहुत सारे टूल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में सर लिंक नाम का एक टूल बनाया गया था, या एक सेमीकंडक्टर चिप जैसा बनाया गया था, जिसको अगर ब्रेन में इंस्टॉल कर देते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे पार्किंसन या फिर ब्लाइंडनेस, इस तरह की समस्याओं का सर एक अच्छा सोल्यूशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं अपने अगले ऑनरेबल मेंबर को देता हूँ, वो अब आपसे सवाल पूछेंगे। सर प्लीज। रवि, सर मगध के बारे में कुछ बताएं। सर अगर मगध की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से ये बिहार का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो है। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि मगध की चर्चा अथर्ववेद से लेकर के बाद के जो भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ रहे हैं उनमें मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। जरासंध इसके सबसे प्रोमिनेंट शासक शुरुआत में थे। बाद में सर हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, इस तरह से सर बहुत सारे डायनेस्टीज का यहाँ पे विकास हुआ। सर सामाजिक अर्थ समाज के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि महात्मा बुद्ध या भगवान महावीर की सर ये कर्म भूमि रही है, यहीं पे उन्हें निर्वाण और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है। फिर सर आज के क्षेत्र में अगर देखें तो आर्थिक दृष्टि से भी मगध एक देश का लीडिंग क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, क्योंकि ये बिहार का एक से प्रोमिनेंट एरिया है और बिहार से इकोनॉमिक ग्रोथ में पिछले कुछ वर्षों से देश का सबसे तेजी से प्रगति करता हुआ राज्य है। अच्छा ये बताइए रवि, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर, यस सर, है ना? यस, उसके कुछ रीजंस थे, यस सर, ठीक है। उन रीजंस में कुछ कारण, रिसोर्सेज भी थे, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी थी, ठीक है। सर लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान में मगध की स्थिति वैसी नहीं है। क्या ऐसे कारण रहे हैं कि जब इसकी ग्लोरी पीक पर थी एक समय पर, और आज वैश्वीकरण होने पर, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंटेलिजेंसिया की कमी है, इसके बावजूद ये उस तरह से विकसित नहीं हो पाया। यस सर।
सर इसके कई कारण हैं। एक तो सर औपनिवेशिक शासन के दौरान जो घटनाएं घटित हुई है उससे जुड़ा हुआ है। जैसे सर वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लागू था और इस कारण से किसानों को बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ। और ये इतना रहा सर कि स्वतंत्रता के बाद जब क्षेत्र में औद्योगिक विकास की कोशिशें की गई, तो क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में था, तो वो औद्योगिक विकास को पर्याप्त संबल नहीं दे पाया। फिर सर लैंड रिफॉर्म भी यहाँ अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जमींदारी व्यवस्था बहुत ज्यादा हावी रही थी और जमींदारों का ही कहीं ना कहीं प्रशासन और राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। तो लैंड रिफॉर्म में सर बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। देन सर 1952 में फ्रेटिक्वलाइजेशन स्कीम के कारण जिन उद्योगों का विकास मगध के आसपास के क्षेत्रों में होना चाहिए था, वहां पर न होकर के कोस्टल एरिया में हुआ। तो सर ये कुछ प्रोमिनेंट रीजन है। उसके बाद सर 2000 में जिस तरह से बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड के अलग होने के बाद बिहार का एक बहुत बड़ा रिसोर्स और फॉरेस्ट रिसोर्स मिनरल्स बिहार से अलग हो गए। तो सर वैश्वीकरण के दौर में जो बिहार को लाभ मिल सकता था या मगध क्षेत्र को लाभ मिल सकता था, उससे सर अगेन ये वंचित रह गए। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज थे बहुत सारे वो झारखंड में चले गए। यस सर। तो अभी हम देखते हैं कि नए नए राज्यों की पुनर्स्थापना के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए या नया राज्य बनाने के लिए समय समय पर बात होती रहती है। तो झारखंड जैसे अलग हुआ है, तो आप जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो कहाँ देखते हैं ये ठीक हुआ है या गलत हुआ? सर सैद्धांतिक दृष्टि से ये कहा जाता है कि जब छोटे राज्य होते हैं तो प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है, कानून व्यवस्था में सुधार होता है या आर्थिक प्रगति तेज होती है। पर सर व्यवहार में अभी तक जो पूरा का पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने पे चीजें पता चलती है, तो सर ऐसा कुछ नहीं, इसका मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलता है या मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में तो सर हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रगति हुई है, बट अगेन सर बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे झारखंड को ही देखें तो वहां पे सर बिहार की तुलना में साक्षरता दर ज्यादा है। जहां बिहार में ऑलमोस्ट 61.80% है, वहीं बिहार में ये 66% के आसपास है। लेकिन सर जिस तरह से बिहार की प्रगति दर, आर्थिक प्रगति दर रही है या शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में जो पर्याप्त विकास हो रहा है विगत कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में, उसके तुलना में सर झारखंड में ये गति नहीं देखने को मिल रही है, जबकि वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। तो सर ओवरऑल मुझे लगता है इसका मिला जुला प्रभाव रहा है और शायद दोनों अगर एक साथ होते बिहार और झारखंड, तो क्षेत्र का विकास कहीं ज्यादा बेहतर हो पाता। अच्छा, तो ये जब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा दोनों ही राज्यों के लिए। यस सर। ठीक है ना? अच्छा, तो फिर बिहार की विकास दर तो अभी डबल डिजिट में चल रही है सर। ना? यस लेकिन वो विकास दिखता तो नहीं है। सर बिहार में जो विकास का दर है वो निश्चित रूप से डबल डिजिट में है, पर सर हमारा जो देखने का है वो ये है कि अभी बिहार का जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान रहा है सर। लेकिन सर विकास क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया का ही परिणाम होता है, तो उसमें सर थोड़ा समय लगेगा। बट एट द सेम टाइम सर हमें देखना होगा कि जो बिहार में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी अच्छे स्तर पे हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल सर जहाँ 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिक्षा का स्तर, साक्षरता दर लगभग 61.80 था, वही अभी जो सर स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा जो रिपोर्ट्स प्रकाशित किए जा रहे हैं उसमें सर ये लगभग 79 to 80% दिख रहा है। चलिए ठीक है, शिक्षा की दर में वृद्धि हो गई, वो तो पूरे देश में हुई है, लगभग पूरे विश्व में हुई है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, बिहार को बहुत बड़ा जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है शराबबंदी के कारण, सर। रेवेन्यू मिल नहीं रहा और शराबबंदी हो नहीं पाई है, यस सर। और लोगों को क्वालिटी वाली लिकर भी नहीं मिल पा रही। सर। ये तो सारे ही पर्पस डिफीट हो रहे हैं। यस सर। अगर आपको मौका दिया जाए शराब से संबंधित नीति बनानी, आप एक्साइज कमिश्नर हैं, यस सर। तो आप क्या करेंगे? सर पॉलिसी के रूप में लिकर बैन बहुत अच्छी पॉलिसी है और इसके सर बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव कम से कम सामाजिक स्तर पर देखने को मिल रहे, पारिवारिक स्तर पर देखने को मिल रहे। पर सर जो समस्या है वो सर कार्यान्वयन का है। तो मुझे लगता है कि कार्यान्वयन के समस्या के स्तर पे काम करने की जरूरत है और इसके लिए इसके साथ साथ जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई तो सर कार्रवाई हो रही है, बट सर कुछ क्षेत्रों में ऐसा है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या फिर जो अपराधीकृत करने वाले लोग होते हैं उनका वो इस तरह से चीजों को अरेंज करके रखते हैं कि
रेड जब भी मारा जाता है या छापे मारे जाते हैं तो उस दौरान सब चीजें सामने नहीं तो आती। आप ये कहना चाहते हैं कि जो शराबबंदी की नीति है ये ठीक है, आप Yes, sir. समर्थन करते हैं उसका? अथर्ववेद में मगध को क्या कहा गया है? सॉरी मैम। ठीक है। बिहार का इतिहास ही आगे चल करके ये पूरे भारत का इतिहास बना, इसे आप कैसे बताएंगे? मैम जब प्राचीन काल का हम इतिहास पढ़ते हैं तो जनपद काल के दौरान ये पाते हैं कि शुरुआत में वैसे तो 16 जनपदों का जिक्र मिलता है, पर कुल 4 महाजनपद विशेष रूप से शक्तिशाली होकर के उभरे। और उसके बाद में हम जब हरियाणा वंश की स्थापना हुई और बाद में समुद्रगुप्त का अजातशत्रु शासक बने, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मगध का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ और जो अन्य प्रोमिनेंट राज्य थे उनके क्षेत्र में भी। अजातशत्रु ने मगध का विस्तार किया? मैम वहां से ये शुरुआत में तो बिंबिसार के पीरियड से ही चलता आ रहा था, बट अजातशत्रु ने उसके बाद और भी ज्यादा जैसे काशी के क्षेत्र को जीत लिया और इसके बाद कौशल महाजनपद पर भी। काशी को भी अजातशत्रु ने जीता? यस मैम, जब कौशल से राज्य किया गया था, शुरुआत में बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र मिला था, लेकिन जब बिंबिसार को कैद किया गया तो उसके बाद जो कौशल महाजनपद के शासक थे परसेनजीत, उन्होंने काशी पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। किंतु अजातशत्रु के द्वारा पुनः काशी को जीता गया, उसके साथ साथ वज्जी क्षेत्र को भी जीता गया, तो एक और प्रभावी राज्य के रूप में मगध अस्तित्व में आया। बख्तियार खिलजी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जिसे बसाया उसी ने उसे समाया, इसका क्या अर्थ है? सॉरी मैम। आपका सब्जेक्ट रहा है पॉलिटिकल साइंस, सब्सिडियरी थी आपकी हिस्ट्री। यस। आपने फिर यहाँ हिस्ट्री क्यों चूज किया? मैम पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री की भी पढ़ाई की थी, तो पढ़ने के दौरान मैं हिस्ट्री के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था और उसमें कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा रुचि भी आ रही थी। एट द सेम टाइम मैम जब मैं हिस्ट्री के रिजल्ट्स को देख रहा था सिविल सर्विसेज में, तो मैंने पाया कि हिंदी मीडियम में पॉलिटिकल साइंस की तुलना में हिस्ट्री का रिजल्ट कहीं बेहतर है, तो मैंने इस प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ पॉलिटिकल साइंस के स्थान पे हिस्ट्री को बतौर ऑप्शन चुना। तब अपने रिजल्ट के लिए सब्जेक्ट चेंज कर लिया? यस मैम। आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो फिर आप अपने पद को भी छोड़ देंगे? सॉरी मैम, क्योंकि सिविल सर्वेंट ऑफर किया कि नहीं आप नेता बन सकते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, फिर आप सिविल सर्विसेज से हट जाएंगे? सॉरी टू से मैम, आई बेग टू डिफर। मैम सिविल सर्वेंट बनना क्योंकि मेरी वास्तविक रुचि थी और मेरी वास्तविक आकांक्षा थी, और इस क्रम में मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैम पॉलिटिकल साइंस का जो रिजल्ट रहा है उसके तुलना में हिस्ट्री का मार्क्स बहुत बेहतर रहा है, तो मैम मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। थैंकफुली कि वो मेरे लिए अभी तक बहुत अच्छा ऑप्शनल रहा। ठीक है। आपने ब्लूप्रिंट रिपोर्ट सुना है? सॉरी मैम। नहीं सुना? ओके सर प्लीज। रवि जी, सर मैं अजातशत्रु से ही शुरू करता हूँ। अजातशत्रु एक्सपेंशन नॉर्थ ऑफ गैंगेज हुआ। यस सर। जो तब का पाटलिपुत्र अभी का पटना का एकदम समझिए जस्टिस पार है। यस सर। मैं किसका चर्चा कर रहा हूँ? सर अंग क्षेत्र की बात हो रही है जिसकी राजधानी चंपा थी। कि मैं लिच्छवी का बात कर, सॉरी सर, लिच्छवी। वैशाली। यस सर, वैशाली। वैशाली का बात। यस। तो वैशाली पर जब अजातशत्रु ने विजय की, लिच्छवियों को जब डिफीट किया, सर तो लिच्छवी कहाँ गया है? वो सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। लिच्छवी भाग के गए नेपाल, इसका राजधानी है काठमांडू। यस सर। ठीक है। यस। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो नेपाल है, नेपाल का बिहार के कल्चर पर क्या है और बिहार का नेपाल के कल्चर पर क्या है? कोई आइडिया है? मतलब प्रभाव दोनों तरफ से।
सर बहुत पिन पॉइंटेड आइडिया तो नहीं है, बट इफ यू अलाउ मी सर देन आई मे गेस फॉर दिस। हाँ, सर एक तो बिहार और नेपाल आपस में बॉर्डर बहुत ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं और कहा भी जाता है कि दोनों के बीच बेटी रोटी का संबंध है। तो सर क्योंकि आना जाना दोनों तरफ से लगातार जारी रहता है, तो सर खान पान के स्तर पे कुछ सिमिलरिटीज हो सकते हैं। फिर सर भाषा के स्तर पे, क्योंकि इस क्षेत्र की जो भाषा मैथिली है और इसका एक बड़ा हिस्सा में जो नेपाल का क्षेत्र है वहां पर भी मैथिली भाषा बोली जाती है सर, नेपाली के साथ साथ। तो सर इस स्तर पे भी कुछ समानताएं हैं। फिर सर माता सीता को लेकर के जो क्षेत्र में एक धारणा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मिथिला में आज भी लोग जो रामायण का पाठ है वो राम के विवाह तक ही करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राम के जब सीता के साथ भगवान राम की विवाह हुई तो उसके बाद से भगवान राम वहां से कभी लौटे ही नहीं। और सर ये कहीं ना कहीं नेपाल में भी कुछ स्तर तक देखने को मिलता है मिडिएवल समय में सर। अब जैसे पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, भागलपुर हो, आपको ये इम्पोर्टेंट ट्रेड पॉइंट्स थे। यस सर। और उस समय में जो ट्रेड होता था, इसको अभी आप कहते हैं नेपाल का तराई यस से होते हुए, नेपाल के हिल्स होते हुए तिब्बत तक हुआ करता। तो ये सिर्फ ट्रेड ही नहीं था, इससे खास करके मिथिला के कल्चर पर क्या प्रभाव है, आइडिया है आपको? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात। आपने BRI के बारे में सुना होगा। सर BRI के तहत सिगाटसे से लेकर के काठमांडू होते हुए भैरवा लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध का, वहां से जो गोरखपुर का जो रेलवे डिवीजन है ना, यस वहां तक रेलवे लाने का प्लान है चाइनीज सरकार। ठीक, यस सर। अब भारत सरकार इसका विरोध कर रहा है। भारत सरकार नहीं चाहता है कि BRI बने। नेपाल के लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों विरोध कर, क्योंकि नेपालियों के नजर ये तो अच्छा एक व्यापार करने का लिंक हो, इंडिया से नेपाल होते हुए चाइना से व्यापार करने का लिंक होगा, जिसमें तीनों देशों को फायदा होगा। चाइना को भी फायदा, ये नेपालियों का सोचना। यस सर। चाइनीज को भी फायदा होगा, नेपाल को भी फायदा होगा, भारत को भी फायदा। तो आपको क्या लगता है, भारत सरकार मूर्ख तो नहीं होंगे? यस कोई कारण होगा इसका विरोध करने का, क्या कारण हो सकता सर। BRI परियोजना के तहत ही एक और परियोजना है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सर कहीं ना कहीं पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए है। तो सर भारत का एक तो ऑब्जेक्शन ये है कि अगर BRI को भारत स्वीकृति देता है तो कहीं ना कहीं सीपैक को भी स्वीकृति दे रहा होगा। और इसका सीधा सा अर्थ ये भी है कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के अब उस तरह का रुख स्टैंड नहीं रख रहा है, यानी कि वो भारत उस पर पाकिस्तान के नियंत्रण को वैधता प्रदान कर रहे हैं। तो सर ये एक तो रणनीतिक दृष्टि है, और दूसरा ये भी है सर कि जो BRI है उसका गौड़ उद्देश्य कहीं ना कहीं विकासशील या अल्प विकसित देशों में चीन के प्रभाव को विस्तृत करना, मजबूत करना है। और सर भारत कभी ऐसा नहीं चाहेगा। तो सर इन दो दृष्टिकोण के कारण, इन दो कारणों से भारत BRI का विरोध कर रहा है, और सर नेपाल को हमें इस व्यू पॉइंट से अवगत करवाना होगा। है? अच्छा, चलिए, अभी जो ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ, इसमें चाइना के वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट डेलीगेशन था, उनको 3rd या 4th रो में बैठा, लेकिन हमारे विदेश मंत्री बिल्कुल फ्रंट रो ही में नहीं, बिल्कुल मतलब ट्रंप जहां मंच पर थे ठीक उनके सामने फ्रंट रो पर बैठा। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, इससे कोई अमेरिका मैसेज देना चाहा
संसार को और भारतीयों को भी। सर निश्चित रूप से ये एक सिंबॉलिक मैसेज कन्वे अमेरिका करना चाह रहा है। ये सर भारत के अहमियत को की ओर स्पष्ट इशारा है कि ट्रम्प प्रशासन के दौरान भारत का बहुत ज्यादा महत्व अमेरिका के दृष्टिकोण में रहेगा। और सर इसी कारण से हमारे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को फर्स्ट रो में ट्रम्प के ठीक सामने स्थान दिया गया था। और कुछ बोल सकते हैं इस पर? तो सर कहीं ना कहीं चीन को भी ये मैसेज देना था कि उसके विरुद्ध अमेरिका की जो नीति होगी वो अपेक्षाकृत सख्त रहेगी। तो सर ये भी एक मैसेज का ही तरीका था। और यूरोप को उतना महत्व नहीं दिया, सिर्फ इटली के प्रेसिडेंट को बनाए थे। सर इसका एक विचारधारा भी है सर कि अभी वो जिस ट्रम्प राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी या राइट विंग आइडियोलॉजी का समर्थक है या उससे जुड़े हुए हैं, जबकि इटली के भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी राइट विंग आइडियोलॉजी का ही पर को ही प्रमोट करती हैं। तो सर हमारे ये यहाँ तो काफी पत्रकारों ने बहुत हल्ला मचाया, मोदी जी भी राइट विंग वाले आदमी हैं, ट्रम्प को कहते हैं कि मेरा दोस्त है, नहीं बुलाया उनको। आपका क्या कहना है इसके? सर यहाँ पे मुझे मेरा ये मानना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा प्रोमिनेंट है। और जिस तरह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का संबंध बाकी के प्रेसिडेंट के साथ रहा था, फॉर एग्जांपल सर जब बराक ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने दोस्त बराक कह के उन्हें संबोधित किया था। तो सर ये हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम हर दूसरे लीडर को अपना मित्र बनाने की कोशिश करते हैं और हमारे संविधान में भी सर यही अपेक्षा की गई है। तो सर भारतीय सरकार का की जो ये नीति है वो इसी के अनुरूप है। बहुत अच्छा। चलिए अभी भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में विगत एक वर्ष से खास करके बहुत सुना जाता है, अखबार में भी और सोशल मीडिया पर भी, डीप स्टेट डीप स्टेट। क्या है ये डीप स्टेट? सर एक तो राज्य जो हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर या जुडिशरी स्तर पे, जिसमें सर मोस्ट प्रोमिनेंटली एग्जीक्यूटिव स्तर पे, लेकिन ये डीप स्टेट के तहत ये बताया जाता है कि जो भी और भी संस्थाएं हैं जिसे आमतौर पे स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उस पर भी राज्य का कहीं ना कहीं आधिपत्य या नियंत्रण है। तो सर डीप स्टेट टर्मिनोलॉजी इसी ओर इशारा करता है। चलिए रवि, सर ब्रेल लिपि क्या है और ब्रेल लिपि स्टार्ट करने के पीछे उनकी जो मोटिवेशन थी उनके बारे में कुछ बताएंगे? कहाँ के थे, क्या मोटिवेशन रहा, क्यों इन्होंने ऐसा काम किया, उसकी जो आज का रिलेवेंस है कितना हद तक सही? सर ब्रेल लिपि का विकास लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था, जो एक फ्रांसीसी नागरिक थे। दरअसल सर जब वो बहुत छोटे थे तब वो भी विजुअली चैलेंज्ड हो चुके थे, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। तो ऐसे में सर पठन पाठन में समस्या ना हो, जो भी दूसरे विजुअली चैलेंज लोग हैं उनकी पढ़ाई अच्छे से हो, इस कारण से सर उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट की शुरुआत की। तो आरंभ में सर ब्रेल स्क्रिप्ट में 6 डॉट्स के सेल होते थे और इससे लगभग 64 लेटर्स या फिर सिंबल्स बनाए जाते थे। बट सर बहुत क्रमिक रूप से इसका विकास होता रहा और वर्तमान में 8 डॉट्स के सेल्स होते हैं और लगभग 256 सिंबल्स या लेटर्स या नंबर्स इससे बनाए जाते हैं। तो सर इसका मुख्य जो उपयोगिता है वो कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित लोगों के अध्ययन को आसान बनाने के क्षेत्र में है। वेरी गुड। ब्रेल डे कब मनाते हैं? ब्रेल डे मनाया जाता है हमारे इंडिया में मनाया जाता है। सॉरी सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा। और ये भी इसी मंथ में मनाया जाता है, मैं इतना आपको हिंट कर दूं। 4 जनवरी को मनाया जाता है सर। अच्छा, एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन, मिस्टर कॉल चलाते हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं। यस सर। तो उन्होंने कई सारे कार्ड्स किए हैं। आप ही बताएंगे जब ये जो बुक्स बनते हैं, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उनकी बुक्स और हमारी जो बुक्स होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। यस सर। तो क्या उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सर जो भी विजुअली चैलेंज लोग होते हैं उनके बुक्स ब्रेल बेस्ड होते हैं, तो वो सर टच करके पढ़ना होता है, उस पे डॉट्स होते हैं, तो उसको सर टच करने से पता चल जाता है कि कौन से अक्षर लिखे हुए हैं या कौन से सिंबल्स शो किए जा रहे हैं। जबकि जो सर सामान्य किताबें होती हैं उस पर देख करके ही पढ़ाई की जाती है। वेरी गुड। कई ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो बैंकिंग सेक्टर्स में भी काम करते हैं। सर जब हम बैंक्स में जाते हैं
तो अक्सर ये देखा गया है कि वो जो उनकी साइन है या उनके अकाउंट बैलेंसिंग है, जो क्लर्कियल चीज़ें हैं, जिसको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी कह सकते हैं, तो उसमें से एक अजीब किस्म की आवाज़ आती रहती है। तो लोग आस-पास में उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो क्या है, नहीं है। तो क्या मतलब उसकी मैकेनिज़्म क्या है? व्हाट आर द टूल्स थ्रू व्हिच एनी बैंकिंग पर्सनल और एनी पर्सन through the computing system she or he can understand and he can communicate with the customers very efficiently like others. So there are several tools that can be used in banking system or that can be used at the level of computer, such as JAWS. JAWS access with a screen reader. Then sir, there is also a tool that is NVDA, non-visual desktop access. When we press any button or any key, when we use that NVDA or JAWS, then that key firstly sound makes a sound, so that a person who is visually impaired can firstly listen and understand that what key or what typing he or she is going to make. So sir, this is the sound of NVIDIA or JAWS, and those are very useful for the person of visually challenged. Excellent. Thank you, sir. Now coming to the next question. As it is said that differently able persons are much more having concentrations as compared to others. While you were in the school or college, how did you find that? I did have a friend, Mr. Vikas. Right now he is a professor. So is it true or it is just general perceptions? Sir, to some extent, it's a general perception because it is often said about me as well that I am very focused and my memory is very sharp. But at the same time, sir, but it doesn't happen each and every time, and it doesn't happen to each and every person. But yes, sir, if someone is very visually challenged or especially able, then sir, and sincere as well, then that person is quite focused and want to excel in his or her life. And it is because sir, they have to, or person with visually challenged or disability have to face social stigma. So sir, such people always want to get rid of such social stigma. They are also very focused of their life. So due to which sir, they are quite attentive in all the fields. They always want to prove themselves, and this thinking helps him or her to excel in their life. One more quick question. I am a great admirer of Stephen Hawking. Sir. He wrote a book, A Brief History of Time, right? Yes, sir. So he is the champion of scientists, Yes, sir. having differently able characteristics in his life. How do you find that Mr. Rabindranath Tagore told that if we lost a child, humanity lost a civilization? How can you define? Suppose any person like Stephen Hawking in our society, as honorable member was saying, that जो जनरल कंसेप्शंस है कि ऐसे नहीं होते प्रशासन में आने के बाद, इन दैट कॉन्टेक्स्ट सपोज वी एज एन इंडियन we don't focus or give them due opportunities 10 years before or 20 years before. A lot of new terms have been coined like differently able. We should not say like any blunt word, blind and something like that. No. How do you see that a child is lost and it's a lost for civilization? How can you analyze this? Sorry, sir, I could not comprehend the term The child. simple question means यदि कोई इंसान जन्म लेता है और वो ब्लाइंड है या फिर उसके पास फिजिकली चैलेंज्ड है और उसको हम नहीं पढ़ाते लिखाते हैं, उस पर नहीं केयर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती समाज में, सभ्यता में. सर ये एक सही बात है, बिकॉज जो भी विजुअली चैलेंज्ड होते हैं या किसी और तरीके से सशक्त होते हैं तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती है. और सर मेरा मानना है कि उन समस्याओं से टैकल करने का उन्हें या उसके बाद भी आगे बढ़ने का एकमात्र समाधान शिक्षा है. अगर हम उन्हें शिक्षित करते हैं तो सर स्वाभाविक रूप से बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिससे सर वो अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं. सर उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूँ हेलेन केलर की, तो सर वो बोलने में भी और सुनने में भी और साथ ही देखने में भी असहज थी. उसके बावजूद सर उनके द्वारा जिस तरह से निःशक्त जनों के लिए जो अधिकार, निःशक्त जनों के अधिकार के लिए जो एडवोकेसी किया गया है या जिस तरह से उन्होंने चीजों को इंटरप्रेट किया या लिखा है अपनी किताबों में, सर वो अद्वितीय है. तो सर जो विजुअली चैलेंज या किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से सो कॉल्ड अक्षम होते हैं, उनके पास सर कुछ ऐसी उनके समर्पण के कारण या उनकी जीवटता के कारण कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं
जिससे सर वो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो सर Excellent. Now, in India, which is the most, in which state the maximum population of physically challenged are living in today's time? Can you guess? सर आई थिंक यूपी, उत्तर प्रदेश। And what is the percentage of differently abled person in our country? Total Sir, population wise? as per the census of 2011, it's 2.21%. That is almost 2.68 lakh. Okay. Sorry, 2 crore and 68 lakh. Good. Have you heard about Ashtabak? Yes, sir. How can you see that Ashtabak is a beautiful aspects of the personality, or it's a negative connotations for any person? Sir, it's normally considered as a negative connotation because he was challenged from 8 organs of his body. But sir, in fact, he was a great knowledgeable personality. He was a wise man of the earth of that time. So he was a great philosopher, sir. So it's also symbolized that if somebody is physically challenged, it doesn't mean that he or she is mentally challenged as well. Last question from my side. You have been guiding your students, I mean, Yes, the sir. colleagues or your friends, junior and whoever may be. What do you think that the guiding is an art or is a science? Sir, as far as my opinion is concerned, then nothing is pure science, or sir, nothing is pure art. In fact, sir, everything is all about the combination of science and arts, because there are certain logics that are behind something that can be considered as a science. But sir, to present that idea is, sir, quite is basically related to art. So sir, when I guide my juniors or someone who has come for guidance, sir, I try to analyze all the things that is a type that is directly or indirectly related to science. But at the same time, sir, the way I present my idea, the way I understand their viewpoint, that is, sir, art. Excellent. Thank you, sir. Excellent. ठीक है राज, your interview is over. Thank you. बैठे रहिए, your assistant will come and take you out. Again you will come back and we will tell you the feedback. Thank you, sir. बुलाओ उनको, उठा के फिर बाहर बिठा दो, फिर हम जब बोलेंगे तो लेके आना। उनको अप्रिशिएट करिए, थोड़ा बताइए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा था, Thank you, sir. तुम्हारा क्लैरिटी ऑफ थॉट भी बहुत अच्छा था। अब ऐसा है कि एक दो फैक्ट्स इधर उधर होना स्वाभाविक है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुमने जो रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस दिखाया है ना, Yes, sir. दैट इज वेरी, मतलब बड़ा पॉजिटिव। यू फ्रॉम दैट चेयर यू एक्सक्यूडेड वेरी पॉजिटिव वाइब्स। ओके, सबसे Yes, sir. जो मेरा है, हम पांचों आदमी में लगा कि बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है ना, Yes. एंड यू आर वेरी आर्टिकुलेट एंड वेरी लॉजिकल। हाँ, फैक्ट्स एक दो, जैसे मैंने एक दो मेरे प्रश्न के जवाब में थोड़ा सा तुम इधर उधर फैक्ट्स में हुए, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात। सो आई थिंक हम लोग बड़े होपफुल हैं that you should make the cut. Thank you, sir. Not only this, I want to add one more thing, Ravi. Your name is Ravi, so like sun, you are sparking, Thank you, and sir. you have done excellent job. Thank you. And from my side, you will definitely get through. Thank you, sir. ठीक है, everything is fine, Ravi, right? Sir. And be positive, which you are, I mean, already. And go ahead, best of luck. Thank you, sir. And we hope your selection this year. Right? Thank you.